हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा सर्कल का, वृत्त के। आज एक सेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आप सभी ने ट्रायंगल को पूरा कर लिया होगा, ट्रायंगल को आपने अच्छे से समझा होगा और उसके क्वेश्चंस को आप लगा पा रहे होंगे। ठीक है, ज्योमेट्री का एक पार्ट, ज्योमेट्री दो पार्ट में चलता है। ज्योमेट्री का पहला पार्ट रहता है ट्रायंगल और दूसरा पार्ट रहता है सर्कल। मतलब पहला दूसरा मतलब इन द सेंस कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्कल ट्रायंगल से भी ज्यादा आसान है अगर देखा जाए तो, है ना। मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ट्रायंगल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज बोलती थी इफ यू फॉलो देम, मतलब अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस होंगे, बस वो ये कहती हैं। और सर्कल के अंदर भी यही रूल है कि अगर आप सर्कल के इन चीजों को फॉलो करेंगे तो सब चीजें होंगी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है। अगर आप उसमें उन चीजों को फॉलो नहीं करते कहीं ना कहीं, फिर दिक्कत आने लगती है। सबसे पहले की बात जो हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है कि सर्कल क्या है, वृत्त क्या है। सबसे बेसिक जो हम बात यहां पर स्टार्ट कर रहे थे कि सर्कल क्या है, वृत्त क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करनी शुरू करेंगे। आप यहां से बिल्कुल बेसिक से समझना कि सर्कल है क्या। देखो, मैंने हमेशा अपनी सर्कल वाली क्लास में एक यही एग्जांपल लिया और मुझे यही सबसे स्टीक भी लगता है कि अगर सर्कल की बात की जाए, सर्कल एक ऐसा मतलब घुमावदार चक्कर है एक तरह से। जैसे कि आप सेंटर में खड़े हुए, आपने सेंटर में खड़े होकर एक छड़ी ली, जो हम बचपन में करते थे। ठीक है, हम छड़ी लेते थे, हम उसको क्या करते थे, जमीन पर जोर से दबा देते थे और जमीन पर जोर से दबाने के साथ हम उसको क्या करते थे, चारों तरफ घुमा देते थे। हम उसको क्या करते थे, चारों तरफ घुमा देते थे। जैसे हमने यहां पर एक छड़ी ली और यहां पर इसको ऐसे टिकाया और हम इसको ऐसे क्या करें, हम इसको ऐसे मिलाएं। मान लो जैसे कि यहां पर एक छड़ी लेकर हमने जमीन पर उसको गाड़ा और हमने उसको ऐसे घुमा दिया। ये मुझसे घूम नहीं रहा है मतलब सही से। ठीक है, तो जैसे मैं इसको पहले बना देता हूं। ठीक है, मान लो कि जैसे आपने एक छड़ी ली, आपने उससे जमीन को उसमें गाड़ा एक तरफ से, मतलब ऐसे फंसा दिया और हाँ, तो आपने उसको क्या किया, उसको चारों तरफ ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया। ये क्या बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा। ये हमारी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जांपल है और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैथ्स को मैं किससे जोड़ सकूं, लाइफ से जोड़ सकूं। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। ये सच भी है कि मैथमेटिक्स क्या, रियल लाइफ ही तो है। मम्मी की चूड़ी क्या है, सर्कल है। मम्मी की रोटी क्या है, सर्कल है। अपने हाथ की रोटी सर्कल नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ की रोटी तो क्या है, अलग अलग शेप की है। तो मुझे पता है कि भाई साहब ये सर्कल है। अब मुझे पता था कि आप अगर यहां पर सर्कल, जहां पर आप खड़े होकर इसको दबा रहे हो, ठीक है, डंडे को, और डंडे को दबाकर जमीन में गड़ाया है आपने और उसको घुमाया है, यहां पर आप खड़े हो, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेंटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, केंद्र होता है। और आप अगर यहां से इस सर्कल से चलकर बाहर आने की बात करते हो, आप कहते हो कि यार मैं यहां पर खड़ा तो हूं, अब मुझे बाहर भी तो आना है, तो जो आप बाहर आने के लिए दूरी चलोगे वो क्या होगी, वो रेडियस होगी। वो क्या होगी, रेडियस होगी। उसको क्या कहा जाएगा, त्रिज्या कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, त्रिज्या कहा जाएगा, वो रेडियस होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, जब अगर आप इस सेंटर से चलकर, अगर हम नॉर्मली इस सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली हम इस सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस सेंटर बिंदु से, इस केंद्र बिंदु से बाहर की ओर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, रेडियस बनाना होगा और ये रेडियस होगा R। इसको हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। और ये क्या होता है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि नहीं यार मुझे इस सर्कल को क्रॉस करना है, मुझे इस सर्कल में को क्रॉस करना है, आना नहीं है, क्रॉस करना है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसके सेंटर से भी गुजरना है, मुझे इसके सेंटर में से होते हुए इसको क्रॉस करना है। अगर कोई बंदा मुझे कहे, और क्या तुम मुझे वो रास्ता दिखा सकते हो, मैंने कहा हाँ वो रास्ता है। अगर कोई बंदा इस बिंदु से चले और इसके सेंटर से क्रॉस होता हुआ सीधा सीधा निकल ले, ठीक है, सीधा सीधा क्या हो, बाहर निकल ले, तो इसको वो कितनी दूरी चलेगा, वो 2r की दूरी चलेगा, क्योंकि r इधर r इधर, है ना। तो वो कितनी दूरी चलेगा, 2r की दूरी चलेगा। तो ये दूरी जो 2r की वो चला, वो क्या है, डायमीटर है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको व्यास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर समझ आएगा कि इस बिंदु से चलकर आप सर्कल के किसी भी कोने से बाहर निकल सकते थे, और आप इस बिंदु से चलकर अगर सर्कल के किसी भी कोने से, बिंदु से बाहर निकलते हैं तो आपको त्रिज्या चलनी पड़ेगी, आपको रेडियस चलना पड़ेगा। और अगर आप इस बिंदु से, मतलब आप इस सर्कल के बाहर से, ठीक है, इस बिंदु सर्कल को क्रॉस करते हैं सेंटर में से होते
होते हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी दूरी चल रहे हो। आप 2 बार आर की दूरी चल रहे हो, आर ये आप 2 बार आर की दूरी चल रहे हो, तो डायमीटर क्रॉस कर रहे हो, मतलब व्यास की दूरी चल रहे हो। अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे कि यार अच्छा ये सब तो बहुत बातें हो गई, एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे सर्कल के चारों तरफ चक्कर लगाना हो तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? मैंने कहा तो आपको 2 पाई आर चलना पड़ेगा, और इसको हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे। आपको कितनी दूरी चलना पड़ेगा? 2r की दूरी चलना पड़ेगा, और हम इसको क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मुझे कहे कि मैं इसके चारों तरफ चलना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक है, चारों तरफ तुम चल सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इसके क्या करे? चारों तरफ चलना चाहे, तो उसको कितनी दूरी तय करनी होगी? उसको कुल मिलाकर यहां पर 2r की दूरी तय करनी होगी। और 2r की दूरी का मतलब आप यहां पर उसको पूरी कितनी दूरी तय करनी होगी? सरकमफ्रेंस की दूरी तय करनी होगी, परिधि की दूरी तय करनी होगी। उसको कितना चलना होगा? सरकमफ्रेंस। उसको क्या चलना होगा? सरकमफ्रेंस चलना होगा। सरकमफ्रेंस पर चल रहा है वो, तो परिधि की, तो यहां पर परिधि कितना होगा? 2 पाई आर होगा। असल में उसको 2 पाई आर की दूरी तय करनी होगी। जो ये बाहर वाली दूरी है, ये कितनी है? 2 पाई आर की दूरी है, सरकमफ्रेंस की दूरी है। इसको क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहां से साइकिल लेकर चले और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाए, तो इसको कितनी दूरी चलनी होगी? 2 पाई आर की दूरी चलनी होगी। इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर कुछ रोपना चाहता है, कुछ इसके अंदर, ठीक है, पानी डालना चाहता है, कुछ इसके अंदर उगाना चाहता है, तो इसको एरिया कितना होगा उसके पास, है ना? मान लेते हैं कि ऊपर वाले एरिया की बात करते हैं। ये एरिया, इसको क्या कहा जाता है? एरिया कहा जाता है। इसको क्षेत्रफल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एरिया कहा जाता है। इसको क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। और पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा। पाई का मान कितना होगा? 22/7 होगा। अगर मैं बात करता हूं सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस परिधि होगी 2 पाई आर। अगर मैं बात करता हूं एरिया की, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं डायमीटर की, तो डायमीटर आपके पास यहां पर कितना होगा? डायमीटर आपके पास यहां पर हो जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो डायमीटर आपके पास कितना हो जाएगा? इसको एक बार हटा रहा हूं, ठीक है, ये अपने हटता चला जाएगा। तो डायमीटर की बात करता हूं, तो डायमीटर आपके पास कितना हो जाएगा? डायमीटर आपके पास 2r हो जाएगा। ठीक है, सब बातें यहां पर आपको बिल्कुल समझ आ रही हैं। ठीक है, किसी को इन सब चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आनी चाहिए। ठीक है, आपको ये बातें बहुत बेसिक से समझ आनी चाहिए कि इसमें मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ और इसके ऊपर मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सब बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, बस एक सेकंड। इसमें कुछ है, इशू हो गया है मुझे लग रहा है। एक सेकंड रुको। अच्छा, ये इससे पीछे नहीं जा रहा, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये सब बातें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर देंगे। ठीक है, आपको सर्कल की ये क्या है, बिल्कुल बेसिक बातें थी, आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। ये सर्कल की बहुत बेसिक सी चीजें थी। अब आपको यहाँ पर ये सब समझ आने के बाद हम इसमें बहुत बेसिक चीजों को हल करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहां पर हमें आरपीएफ एसआई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे? मुझे बताइए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, 19 गुना कर दी जाती है, तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे? बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या है? आर है। उसकी त्रिज्या क्या है? रेडियस क्या है? आर है। तो उसकी परिधि कितनी है? 2 पाई आर है। उसकी परिधि कितनी है? 2 पाई आर है। हमसे कहा गया अगर उसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी, अगर हमने क्या कर दिया, उसकी त्रिज्या को 19 गुना कर दिया, अगर हमने उसकी रेडियस को उसकी त्रिज्या को 19 गुना कर दिया, तो भाई साहब इसकी परिधि भी कितनी हो जाएगी? 19 गुना हो जाएगी।
इसकी परिधि भी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 19 गुना हो जाएगी, 19 2 पाई आर। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको पता है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाती है, 19 गुना कर दी जाती है, तो इसकी परिधि, पिछली परिधि की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर। हमें पता था अगर आप उसकी त्रिज्या को 19 गुना कर रहे हो तो उसकी परिधि भी कितनी होगी, 19 गुना होगी। अति सिंपल क्वेश्चन, आरपीएफ एसआई 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आरपीएफ एसआई 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से आंसर कर सकते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, मुझे बताइए, है ना? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? एक बात मुझे बताइए, अगर हमने जैसे अभी एक सर्कल की बात की है, वैसे ही एक क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। अब इसमें आप एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, जो सर्कल होता है वो पूरा होता है और जो सेमी सर्कल होता है वो क्या होता है, अधूरा होता है। जो सेमी सर्कल होता है वो क्या होता है, अधूरा होता है। जैसे ये क्या है, ओ है, तो आपको यहां पर बताइए रेडियस होगा आर, ये रेडियस होगा आर। और भाई साहब एक सर्कल की परिधि या सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो आधे सर्कल की परिधि कितनी होगी, पाई आर होगी। आधे सर्कल की परिधि पाई आर होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। परंतु अगर यह हमसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर कितना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका परिमाप कितना है, पेरीमीटर कितना है, तो आपको यह बात बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखनी है कि पेरीमीटर होता क्या है। सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए, पेरीमीटर यह होता है कि अगर इसको हमें चारों तरफ से कवर करना हो तो रस्सी कितनी चाहिए, सबसे बेसिकली बात। तो मुझे पता है कि भाई साहब मुझे रस्सी चाहिए आर और आर, 2r ये और पाई आर ये नीचे वाली। तो मुझे पता है कि 2r प्लस में पाई आर मुझे रस्सी चाहिए, 2r प्लस में पाई आर मुझे क्या चाहिए, रस्सी चाहिए। पेरीमीटर है, इसका परिमाप है, ये मुझे इतनी रस्सी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे ये सेमी सर्कल की बात करेगा और सेमी सर्कल में परिधि की बात करेगा, सेमी सर्कल में सरकमफ्रेंस की बात करेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी। अगर कोई अब एक व्यक्ति इस बिंदु से चलकर इसी बिंदु पर वापिस आना चाहता है तो उसको कितना चलना पड़ेगा, पाई आर ये और आर ये 2r, तो टोटल उसको कितना चलना पड़ेगा, 2r प्लस में पाई आर चलना पड़ेगा। इस बात का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक अर्धवृत्त कोण मापक का व्यास 7 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर इज, ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार का क्या है, डायमीटर क्या है भाई साहब, 7 सेंटीमीटर है। हमें यहां पर दे रखा था ओ, हमें यहां पर क्या रखा था, रेडियस कितना है, 7/2। और इसका परिमाप क्या होगा, इसका हमसे क्या पूछा गया, पेरीमीटर पूछा गया, इसका परिमाप क्या होगा। मैंने कहा भाई साहब सीधी सी बात है, परिमाप होता क्या है, अगर इस बिंदु से चलकर इसी पर यह वापिस आना चाहिए, अगर हम इस बिंदु से लेकर इसको चारों तरफ से रस्सी से कवर करना चाहिए, तो मुझे कितनी रस्सी चाहिए होगी भाई साहब, 2r तो ये और पाई आर ये, यही तो होगा। तो मैंने यहां पर लिखा पाई आर प्लस में 2r। तो मैंने यहां पर देखा पाई का मान क्या है, 22/7, आर का मान क्या है, 7/2 गुना में 2 गुना में 7/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 11 पर गया और ये 7 आया, 11 प्लस में 7 कितना होगा, 18 होगा। 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। देखते ही समझ आ रहा था, है ना। ये सब चीजें क्या है, पूछता है, बहुत पूछता है। देखो आरआरसी ग्रुप डी 2014 में सिंपल पूछता है यार। आपके उसमें इतना रेलवे में तो मतलब इतना सिंपल सा पूछता रहेगा ना, आप उन क्वेश्चनों के खुद से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरसी ग्रुप डी 2014 में, ना शेयर करेगा क्लास है, ना मानेगा। सभी साथी एक बार क्लास को बड़ी बढ़िया तरीके से शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। डी व्यास के एक वृत्त की परिधि सी है ना, 1/6 डी व्यास के वृत्त की परिधि क्या होगी, यह हमसे पूछा गया। डी व्यास के एक वृत्त की परिधि क्या है, सी है। डी व्यास के एक वृत्त की परिधि क्या है, सी है। व्यास क्या है, डी है। अगर मैं एक सरकमफ्रेंस देखता हूं तो उसमें क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आप इसको पाई इंटू 2r भी लिख सकते हैं। ये 2r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो सरकमफ्रेंस होती है वो पाई इंटू डी भी होती है, पाई इंटू डी, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके सामने कह रहा है कि ये क्या है, डी व्यास, मतलब ये भी तो मैं कह रहा हूं ये डी व्यास ही है। तो आपके पास अभी तक जो सरकमफ्रेंस थी वो क्या होगी, P इंटू डी इज इक्वल टू सी दे रखी है। अगर आप डायमीटर को क्या करोगे, 1/6 कर दोगे। आपने क्या किया, डायमीटर को 1/6 डी कर दिया,
तो सी, ये भी क्या होगा 1/6 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको पता है कि डी व्यास के एक वृत्त की परिधि क्या है? सी है। तो हमने देखा यहां पर भाई साहब 2πr हमने लिखा, तो 2r मिलकर क्या बना? डी, डायमीटर बन गया। तो मुझे पता था भाई साहब पाई डी क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया? डी को, जो व्यास है उसको 1/6 कर दिया। तो भाई साहब सरकमफ्रेंस भी क्या होगा? 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। इसमें कोई चक्कर नहीं है। सब इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? ठीक है। और देखो आपको और इसमें आगे लेकर चलता हूं, और एक मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, और इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, जो एक साइकिल का पहिया होता है वो क्या होता है? वो भी एक वृत्त होता है। जो एक साइकिल का पहिया होता है वृत्त होता है भाई साहब, गोल गोल होता है पूरा, सब उसी तरह से होता है। अगर मैं एक साइकिल के पहिए की बात करता हूं, अगर आप साइकिल के पहिए पर एक निशान लगाओ और उसको ऐसे चलाओ, ठीक है, आप एक निशान लगाकर उसको जमीन पर रखो, जब वो निशान ऊपर आ जाएगा, जब वो निशान उसी जगह पर नीचे पहुंच जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक चक्कर लगाने के बाद साइकिल का पहिया 2πr की दूरी तय करता है। जितना उसका रेडियस है ना, जितना उसका रेडियस है, ठीक है, उतना मतलब जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है, सॉरी, उतनी वो दूरी एक चक्कर में तय करता है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है। एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, ये मुझे पता था। उसकी जितनी सरकमफ्रेंस है उतनी वो दूरी तय कर लेता है एक साइकिल का पहिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि पीछे भी एक पहिया होता है तो इसका हिसाब से मतलब डबल दूरी तय कर लेता हूं मैं। नहीं यार, क्योंकि वो पीछे वाला तो उसी को तो आगे आता है ना, तो 2πr दूरी तय कर पाता है एक साइकिल का एक बार पूरा चक्कर होने में। आप इस बात को समझे। इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है, ये क्वेश्चन मैंने हर एक एग्जाम में देखा है। ये देखो आरआरबी जेईई 2019 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने सीजीएल, सीएचएसएल इन सब एग्जाम्स में देखा है। ये क्वेश्चन पूछता ही है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 7/4 मीटर। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है। पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर घूमता है, ये हमसे पूछा गया। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 7/4 मीटर। एक सर्कुलर व्हील, जो एक सर्कुलर चक्कर है, उसका रेडियस मुझे दे रखा है 7/4। तो वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? 2 गुना में 22/7 गुना में 7/4, इतनी दूरी तो चलेगा। 7 से 7 घट गया, ये क्या, तो 11 मीटर आ गया ओवरऑल। वो जो सर्कल है, वो जो साइकिल है, वो एक चक्कर में, जो पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? 11 मीटर की दूरी चलेगा। अब उसको क्या करना है? 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो मुझे पता था कि 11 मीटर की दूरी तय करता है एक चक्कर में। 11 मीटर की दूरी तय करता है एक चक्कर में। 22 किलोमीटर का मतलब 22,000 मीटर हो गया। 22 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 22,000 मीटर हो गया। तो 22,000 मीटर की दूरी तय करेगा भाई साहब, कितने चक्कर में? 2000 चक्कर में। 2000 इज द राइट आंसर। बात की गहराई को समझ रहे हो आप? 2000 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। जो वो एक सर्कुलर पहिया है, वो कितनी दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में? वो एक चक्कर में 2πr की दूरी तय कर रहा है। अगर वो 2πr की दूरी तय कर रहा है, तो हमें यहां पर पता चल रहा है भाई साहब कि वो 2πr चल रहा है। तो अगर वो 2πr चल रहा है, तो एक चक्कर में 11 मीटर की दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में क्या कर रहा है? 11 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगर वो एक चक्कर में 11 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 22,000 मीटर की दूरी कितने चक्कर में तय कर देगा, ये हम अच्छी तरह से बता सकते हैं, और हमने बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आगे और आपसे ये किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, एक बात आप मुझे और ध्यान से समझकर बताना, अगर मैं एक चक्कर बनाता हूं, एक सर्कल बनाता हूं, तो मैं कितने डिग्री का कोण सेंटर पर बना रहा हूं, केंद्र पर बना रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर पता है कि ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु O है, तो मैं इसके सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बना रहा हूं, तो आप कहेंगे कि आप इसके सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसके सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि मुझे इस पर घूमने के लिए मुझे कितना घूमना पड़ रहा है। अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाना चाहता हूं, तो मुझे केंद्र से कितना घूमना पड़ रहा है, मुझे ओवरऑल 360 डिग्री का रोटेशन लेना पड़ रहा है। मुझे ओवरऑल क्या करना पड़ रहा है? 360 डिग्री का रोटेशन लेना पड़ रहा है, तब जाकर एक सर्कल बन रहा है। मैंने यहां पर एक मतलब हाथ रखा अपना, और मैंने इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो मुझे कितने डिग्री ऐसे घुमाना पड़ेगा? मुझे टोटल 360 डिग्री घुमाना
घुमाना पड़ेगा, मुझे टोटल क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ये बात मैं जानता हूं। इसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। आपको किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है, आप ध्यान से उन क्वेश्चनों को समझेंगे और उनका आंसर करेंगे। जैसे ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, है ना। यहां पर आपको पूछा गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के समुख के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इस कथित केंद्रिक कोण का माप क्या है? The length of arc opposite the angle made at the center of a circle of radius 14 centimeter is 11 centimeter. What is the measure of the centroid angle? ठीक है, तो मुझे पता था कि जब मैं 2 पाई आर घूमता हूं, ठीक है, जब मैं 2 पाई आर घूमता हूं तो सर्कल के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बात मैं जानता हूं। जब मैं 2 पाई आर घूमता हूं, जब मैं 2 गुना में 22/7 गुना में 14 इतना घूमता हूं, तो मुझे पता है कि मैं केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता हूं। अगर मैं सिर्फ 11 सेंटीमीटर तक ही घूमूं तो मैं केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाऊंगा? क्या मैं ये नहीं बता सकता? आपको ये बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, है ना, बता सकता हूं ना। ये कितने पर गया? 90 पर, और ये कितने पर गया? 2 पर, तो 45। तो मैं कितने डिग्री का कोण बनाऊंगा? 45 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के समुख के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। उस कथित केंद्रिक कोण का माप क्या है? मुझे पता है कि अगर मैं 2 पाई आर जाऊंगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा उसके केंद्र पर। 360, अगर मैं 11 सेंटीमीटर तक जाऊंगा तो भाई साहब उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस तरह से ये चलता है। आर्क क्या होती है? अगर मैं एक बात को बोलूं कि आर्क क्या है, तो आपको सीधे साफ शब्दों में कहा जाए चाप क्या है, तो भाई साहब सर्कल का एक हिस्सा, वृत्त का एक हिस्सा क्या है? आर्क है। जैसे ये ए से बी, ये क्या है? आर्क है। अगर ये सेंटर ओ है तो ठीक है, और अगर आप इनकी रेडियस को, आप इनको ऐसे मिला देते हो, ठीक है, आप इनको ऐसे मिला देते हो, तो ये क्या कहलाता है? ये एक त्रिज्या खंड कहलाता है, ठीक है, सेगमेंट। ये क्या कहलाता है? एक त्रिज्या खंड। इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि आपने 2 त्रिज्याओं की हेल्प से, 2 रेडियस की हेल्प से इसको बनाया है। आप एक बार मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर ये अकेला है तो ए बी क्या है? आर्क है, और अगर ये है तो ये एक त्रिज्या खंड है ना। ये क्या है? एक त्रिज्या खंड है, ओ ए बी, दैट इज द सेक्टर, ठीक है, दैट इज द सेगमेंट, ठीक है, दैट इज द सेगमेंट। हाँ ठीक है, ये क्या होता है? एक सेगमेंट है। इस तरह से ये काम करेगा आपका, ठीक है। आपको पूरी बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है, पूरी बात को। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि डायमीटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भाई साहब डायमीटर क्या है? आधा होता है। डायमीटर क्या है? केंद्र के बिंदु का ओ, तो ये डायमीटर क्या है? आधा है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से आपको चलना है, समझे इस बात को, ठीक है। क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? अब आपको कुछ एरिया बेस्ड क्वेश्चन मैं दिखाता हूं कि एरिया पर बेस्ड किस तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। एनटीपीसी 2016 में आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? एनटीपीसी 2016 में आपसे सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल देखो, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूं वो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपके लिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एसएससी को छोड़कर एडवांस मैथ हर किसी में आसान आता है। वो बहुत बेसिक एडवांस मैथ रखता है। अगर आप इसको बेसिक को भी अगर सीख कर जाओगे तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं? लीड ले सकते हैं, मतलब बढ़िया नंबरों से। जितने भी एग्जाम है आपके, चाहे यूपी का हो चाहे किसी का भी हो, तो आपको एक बात का इसमें ध्यान रखना कि एसएससी में भी मेंस वेंस में या फिर सीजीएल लेवल में जाकर काम बिगाड़ना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले तो हल्का ही रखता है। जैसे इन्होंने यहां पर कहा था एरिया ऑफ ए सर्कल इज 9 पाई। एरिया क्या है? मतलब एक सर्कल का 9 पाई है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर का मान क्या आ गया? 3 आ गया। फिर आपको कहा गया कि इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? एक वृत्त की, एक सर्कल की 2 पाई आर होती है ना। 2 पाई इंटू 3, तो आपको पता चल गया आंसर क्या होगा? 6 पाई होगा। 6 पाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी।
20 का परम सत्य आंसर होगा। 20 का क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 6 पाई इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपने पूरी मतलब हर जगह मिलता है ये क्वेश्चन, CGL हो, CHSL हो, NTPC हो, कुछ भी हो, ये क्वेश्चन ने तो आना ही आना है। RRB JEE 2019 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? इस क्वेश्चन में सक्सेसिव भी लगेगा, परसेंटेज में भी मैंने इसको बताया हुआ है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बताएं जल्दी से। आपको ये क्वेश्चन दे रखा था उन्होंने, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था? किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, एक वृत्त के मान लेते हैं कि मैं एक वृत्त की त्रिज्या मान रहा हूं 10 मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें 5% की वृद्धि करूंगा, नहीं 100 मानता हूं, अगर मैं इसमें 5% की वृद्धि करूंगा तो ये कितनी होगी? 105 हो जाएगी। ये भी रेडियस, वो भी रेडियस। तो आपको पता है कि इसका एरिया क्या होगा? 10,000 पाई होगा, पाई R स्क्वायर होगा। और क्या आपको पता है कि इसका एरिया कितना होगा? आपको इसका एरिया भी निकाल लेना। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर डिटेल बताऊं, फिर मैं शॉर्ट बताऊंगा इसका, क्योंकि फिर इसमें सक्सेसिव भी लग रहा है, ठीक है। पहले मैं डिटेल बता रहा हूं आपको अगर कहा जाए कि 105, अब नए सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे इसका एरिया होगा इतना, होगा कि नहीं? देखो इन्होंने क्या कहा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है। पहले अगर रेडियस 100 था तो अब रेडियस कितना हो गया? 105 हो गया। तो आपने यहां पर इनका एरिया निकाला, एरिया कितना हो गया? 10,000 पाई हो गया। आपने जब रेडियस को 105 कर दिया तब एरिया कितना हो गया? 11,025 हो गया। मुझे एक बात बताओ भाई साहब, जो आपके पास है एरिया का फर्क कितना आ गया? पहले एरिया था 10,000 पाई, अब एरिया कितना हो गया? 11,025। तो एरिया बढ़ कितना गया? एरिया बढ़ा 1,025। एरिया कितना बढ़ गया? 1,025 एरिया बढ़ गया। और कितने पर बढ़ा? 10,000 पाई पर बढ़ा। 10,000 पाई पर। आपको पता था भाई साहब कि एरिया जो है 1,025 पाई बढ़ गया, कितने पर? 10,000 पाई पर। पाई से पाई कट गया, ये कट गया। कितने परसेंट बढ़ा? 10.25% बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ा? 10.25% बढ़ा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, पहले रेडियस था 100, अब रेडियस हो गया 105। तो एरिया कितना हो गया? 10,000 पाई, क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है ना, पाई R स्क्वायर होता है। अब रेडियस क्या हो गया? R1 क्या हो गया? 105। तो आपने मल्टीप्लाई किया 11,025। मुझे पता चला पहले एरिया था 10,000, अब हो गया 11,000। तो एरिया बढ़ा कितना? 1,025। भाई साहब 1,025 पाई गुना में 100 बटा में 10,000 पाई, पाई से पाई कट गया, सब काटा पीटी कर दी। 10.25% इज द इंक्रीमेंट। ये क्वेश्चन बन गया। फिर मैंने यहां पर कहा, ठीक है, कि क्या हम इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? तो आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, यहां पर सक्सेसिव लगेगा। आपने तो देखते ही बता दिया भाई साहब, मैं तो फिर भी लेट समझा। आपने कहा यहां पर सक्सेसिव लगेगा क्योंकि एक ही चीज को मतलब आपने दो बार, मतलब पाई R स्क्वायर है तो आपने इस तरह से वो 2 बार इंक्रीमेंट हो गया। x प्लस में y प्लस में XY अपॉन 100। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है। अगर आप इसमें 5 बढ़ाते हो तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुना में 5 बटा में 100। तो आपको यहां पर पता चल गया 10 प्लस में 0.25। तो आपको पता चल गया 10.25% इज द 10.25% इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? तो आगे से अगर आपको कभी भी रेडियस का इसी हिसाब का क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सीधा करना है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं करनी है कि मैं कैसे कर दूं इसको, वैसे कर दूं इसको, है ना? नहीं, आप देखो। और मैं आपको एरिया बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि और एरिया बेस्ड क्वेश्चन आपके क्या होंगे। ध्यान से आप देखना। RRC ग्रुप डी 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? RRC ग्रुप डी 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप से निर्मित केंद्रीय कोण का माप 60 डिग्री है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वृत्त वाले, ठीक है, कैसे कैसे कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप से निर्मित केंद्रीय कोण का माप 60 डिग्री है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क इज 60 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ द आर्क? आपसे ये पूछा गया। मानते हैं आपके पास एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है? O है, और यहां पर ये सेंटर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सेंटर पर कितनी? ये एक चाप है। ये चाप क्या है? आपको चाप की लंबाई वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ रेडियस पता है, त्रिज्या पता है 6 सेंटीमीटर है। आपको इसका एरिया निकालना है। निकाल सकते हैं यार, कुछ भी नहीं है ओए? शेयर नहीं करेगा है ना? करेगा शेयर? शेयर कर दे भाई जल्दी से, ठीक है। अब इसको देखो,
शेयर लाइक में कंजूसी नहीं, ठीक है। अब इसको देखो, आपको पता था कि भाई साहब 360 डिग्री जब एंगल होता है तब एरिया क्या होता है, तब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर 60 डिग्री एंगल है तब इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 गुना में क्या होगा 60। तो आपने इसको काटा 6 पर गया। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान आपको क्या दे रखा है 6 गुना में 6 बटा में क्या 6, तो 6 से 6 कट गया। पाई को पाई रहने दो, तो 6 पाई इसका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, 360 डिग्री अगर ये केंद्र पर कौन बनाता है तो इसका एरिया, क्योंकि केंद्र पर तो 360 डिग्री बनाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर कितने डिग्री कौन बनेगा 360 का, 360 डिग्री के कारण पाई आर स्क्वायर बना। तो 60 डिग्री 360 के कारण कितना एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर बनता है। हमें बताना था 60 डिग्री के कारण कितना एरिया बनता है 6 पाई एरिया बनता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चल रहा हूं, ठीक है। ये रहा आरआरबी टीए, ठीक है, ट्रैफिक अप्रेंटिस होगा भाई साहब। इसको क्या होगा, ये तो यार सही हो गया क्वेश्चन। अरे यार उस साइड बढ़ भाई, फिर से लेता हूं इसको, जाएगा काम। अब देखो आरआरबी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बताइए। एक वृत्त में 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल 9 से 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का अर्ध व्यास होगा। हमसे क्या पूछा गया, वृत्त का अर्ध व्यास पूछा गया। एक वृत्त में 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा था, ठीक है। एक वृत्त में 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा था। मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि जब एरिया पाई आर स्क्वायर कब होता है 360 डिग्री पर होता है। जब 360 डिग्री होता है तब एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और जब 120 डिग्री होता है तब एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुना में 120। 12 या 36 पर कट गया ये। तो आपको पता चलेगा कि एरिया क्या आया पाई आर स्क्वायर बाय 3 आया, ठीक है। अब आपको क्या है, एरिया दे कितना रखा है, एरिया दे रखा है 9 7 63 63 और 3 66, मतलब 66/7 दे रखा है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, जब कोण सेंटर पर 360 डिग्री होगा तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। जब कोण सेंटर पर 120 डिग्री होगा तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 होगा। और आपको एरिया दे कितना रखा है 66/7 दे रखा है इसका एरिया। मैंने उसके बराबर कर दिया, करूंगा मैं 9 7 63, ठीक है, हाँ ठीक है। तो भाई साहब पाई का मान क्या है 22/7 है, आपने रखा, गुना में आर स्क्वायर और बटा में क्या 3, 7 से 7 गया, ये 3 पर कटा, तो आर का मान क्या आया 3 आया। आर का मान क्या आ गया 3 आ गया। वृत्त का अर्ध व्यास क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। अर्ध व्यास मतलब देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल विल बी, ठीक है, देन द डायमीटर नहीं, अर्ध व्यास का मतलब ही क्या होता है रेडियस होता है ना। इंग्लिश में इन्होंने गलत लिख दिया, सेमी डायमीटर बोलता या फिर रेडियस बोलता, ठीक है, जा तो सेमी डायमीटर बोलता, ठीक है। अर्ध व्यास सेमी डायमीटर मतलब क्या रेडियस, तो रेडियस कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से आप देखोगे 360 डिग्री का कोण अगर केंद्र पर बनाता है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। 120 डिग्री का कोण है तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3। आपको पता था एरिया दे कितना रखा है 66/7, उसके बराबर किया, रेडियस का मान निकाला। आपसे इन्होंने पूछा ही था अर्ध व्यास, ठीक है, सेमी डायमीटर, तो हमने अर्ध व्यास का मान निकाल दिया, सेमी डायमीटर का मान निकाल दिया, कितना आ गया 3 आ गया, रेडियस का मान निकाल दिया। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक कंसेप्ट की ओर लेकर चलना चाहता हूं, कोड क्या है, जीवा क्या है। आपको किस कंसेप्ट की ओर लेकर जा रहा हूं, कोड, जीवा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, कोड, इसको हम क्या कहते हैं जीवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं सर्कल में। सर्कल मतलब टेंजेंट और कोड को लेकर ही जाना जाता है। सर्कल की जैसे पहचान क्या है, जैसे अपनी पहचान क्या है भाई साहब, चलान कटेगा, ठीक है, मित्री, ठीक है, ये सब चीजें क्या है अपनी पहचान है। ऐसे ही अब एक केंद्र की बात की जाए तो एक सर्कल की बात की जाए तो सर्कल की पहचान क्या है भाई साहब, सर्कल की पहचान ही उसकी किससे होती है। सर्कल की पहचान की अगर बात की जाए तो उसकी पहचान मेनली होती इन 2 चीजों से, कोड से और टेंजेंट से, स्पर्श रेखा से। हम सबसे पहले कोड को स्टार्ट कर रहे हैं कि कोड क्या है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहां पर एक वृत्त बनाते हैं,
आप यहां पर एक वृत्त बनाते हैं और यहां पर इसका केंद्र बिंदु है O, इसका केंद्र बिंदु क्या है O है। और आप यहां पर क्या कर रहे हैं, एक कोड बना रहे हैं, एक जीवा बना रहे हैं जो इस तरह से है। ये एक जीवा है, ठीक है, ये क्या है, जीवा है, मान लो AB है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक जीवा इसके ऊपर बनाई, ठीक है, मैं एक जीवा इसके ऊपर थोड़ी सी यहां पे बना रहा हूं। ये जीवा मान लेते हैं CD है, देख कर ही बताना नॉर्मल। और एक जीवा इसके नीचे बना रहा हूं PQ, ये है। अब मुझे एक बात बताओ, जो जीवा मैंने AB के ऊपर बनाई मतलब CD बनाई, वो जीवा AB से बड़ी होगी, और जो जीवा मैंने AB के नीचे बनाई मतलब PQ बनाई, वो जीवा इससे क्या होगी, छोटी होगी। सीधी सी बात है, ऊपर वाली जीवा बड़ी और नीचे वाली जीवा क्या, छोटी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब जब हम एक वृत्त में सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं, जब हम एक वृत्त में केंद्र की ओर बढ़ने लगते हैं, तो जीवा क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। जीवा क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। और जब जब हम एक वृत्त में सेंटर से दूर जाने लगते हैं, तो जीवा क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसे करते करते अगर हम सेंटर पर ही पहुंच जाएं, तो ये क्या होगी, ये जीवा जो होगी ये सबसे लंबी जीवा होगी, मान लेते हैं MN है, ठीक है। आप क्या करते हो, सेंटर तक ही पहुंच गए ऐसे करते करते ऊपर, तो ये सबसे लंबी जीवा होगी। और ये क्या होगी, MN मान लो या फिर कुछ भी मान लो, और ये सेंटर से क्रॉस कर रही है। आपको पता है कि इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 2r होगी। तो एक बात को ध्यान रखना, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका डायमीटर होती है, उसका व्यास होती है। एक सर्कल की एक वृत्त, एक सर्कल की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कोड क्या होती है, एक वृत्त की सबसे बड़ी कोड होती है उसकी डायमीटर, उसका व्यास। और अगर आप अब ये काम करो कि ऐसे तो ऊपर चलते चलते हम और ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, नहीं, तब जीवा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, उसका भी कोई रीजन होना चाहिए, क्योंकि आप जा तो सेंटर से दूर ही रहे हो ना। ऊपर तो ऊपर जाने या नीचे आने से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, मतलब ये है कि आप सेंटर के पास आ रहे हो या दूर जा रहे हो। जैसे आपने सेंटर को क्रॉस किया तो आप फिर से सेंटर से दूर जाने लग गए। तो जैसे आप केंद्र से दूर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे, तो जीवा क्या होगी, छोटी होगी। ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, मतलब ये है कि आप सेंटर के पास आ रहे हैं तो जीवा की लंबाई बढ़ेगी, आप सेंटर से दूर जा रहे हैं तो जीवा की लंबाई छोटी होगी। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, डायमीटर होता है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, डायमीटर होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन NTPC 2016 में पूछा गया। आपको लगता हो अरे यार ये थोड़ी ना पूछेगा, अरे यही सब पूछता है, आपने कभी एडवांस पढ़ी नहीं है यार, इतना सरल है एडवांस, इतना मजेदार है। यहां पर इन्होंने पूछा डैश इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, उसका डायमीटर है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, उसका डायमीटर ही तो है, उसका व्यास ही तो है। अगर आप इसमें कुछ और कंसेप्ट भी सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए। देखो आप इसमें और क्या सीख सकते हैं, ध्यान से आप देखना। अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, यहां पर एक सर्कल बनाऊं और इस सर्कल का सेंटर O है, मैंने यहां पर एक जीवा बनाई AB, मैंने यहां पर एक जीवा बनाई AB, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, इसकी जो A बिंदु को O से मिला दिया और O बिंदु को B से भी मिला दिया। मुझे एक बात बताओ, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ये भी OA भी रेडियस होगा, OB भी रेडियस होगा, तो रेडियस त्रिज्या हो गई ये तो। और ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। तो आप एक बात मुझे बताइए कि क्या ट्रायंगल AOB जो है वो आइसोसेलेस नहीं होगी, आप कहोगे होगी। क्या ट्रायंगल AOB आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगी, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगी, आप कहोगे होगी। समद्विबाहु क्यों नहीं होगी भाई साहब, ट्रायंगल AOB क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ट्रायंगल AOB समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप अगर यहां से एक लंब डालते हो इस पर ऐसे, तो ये क्या बनेगा, ये लंब 90 डिग्री का कोण तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में सामने वाली भुजा को क्या करेगा, 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। साथ में क्या करेगा, सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो इसका लंब होता है वो सामने वाली भुजा को भी क्या करता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है और ये बांटेगा, इसमें कोई वो नहीं है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, जैसे कि आपने ये सर्कल बनाया, आपने एक जीवा बनाई, जैसे ही आप एक लंब डालोगे, एक परपेंडिकुलर डालोगे इसके केंद्र से इसके उससे सेंटर से, ठीक है, इस जीवा पर, तो ये इस जीवा को क्या करेगा, 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। और क्यों, क्योंकि ये क्या बन रही थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही थी, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रही थी। इसके ऊपर का कंसेप्ट था ये। अब देखो आपको आगे लेकर चलता हूं, इसको देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको हल्का सा भी मतलब डीप उससे पढ़ रखा होता पॉइंट से, तो आपसे ये गलतियां नहीं होनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? इसमें इन्होंने कहा कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मैंने कहा मेरी बात सुन मेरे भाई, जब आपने यही बोल दिया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर है तो मुझे छोटी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे जो बड़ी जीवा होती है वही क्या होती है? डायमीटर होती है। तो डायमीटर इसका क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो अब मैं ना आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, ठीक है। उस कंसेप्ट को हम थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कंसेप्ट क्या है। अगर आप उस कंसेप्ट को समझे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए तो बहुत मजा आएगा। एक बात मुझे बताओ, क्या हमने अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जाना है? आप कहोगे हाँ, जितना हम जान सकते थे हमने उतना जान लिया। मुझे एक बात बताओ यार, मानते हैं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मुझे पता है कि ये रेडियस आर है, मुझे पता है, ठीक है, और मुझे पता है कि ये भी रेडियस क्या है? आर है, ठीक है। मुझे पता है कि यहां पर इस साइड का मान 5 दे रखा है और इस साइड का मान इन्होंने 6 दे रखा है। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। तो एक बात मुझे बताओ, क्या मुझे इस साइड का मान पता नहीं चल जाएगा खुद से? आप कहोगे कैसे? मैंने कहा कि जब मुझे पता ही कि ये रेडियस आर है, भाई साहब ये रेडियस बराबर है, ये भी रेडियस बराबर है, तो जितनी भुजा ये होगी उतनी ये दो सबकी भुजाएं भी तो बराबर होंगी, क्योंकि तभी तो ये रेडियस आर आ सकता है। जब ये हाइपोटेनस बराबर है तो इसमें ट्रिपलेट बन रहा होगा। ट्रिपलेट बनने का मतलब क्या है भाई? जो भुजाएं इसकी होंगी वही तो उसकी होंगी, और किसी भी तरीके से आर कैसे आ जाएगा उसमें? तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका ही मान क्या है? 5 है। इसी तरह से इसका भी मान क्या है? 6 है। इस तरह से ये कंसेप्ट चलेगा। अभी मैं आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तब जाकर आप समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। जब आप उस बेस पर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे और उस क्वेश्चन को देखकर जब आपकी दिमाग की बत्ती थोड़ी जलेगी, ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कहना क्या चाहता हूं। उससे पहले एक चलो पहले अब एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन हल्के वाला और देखते हैं। आरआरसी ग्रुप डी 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बताइए मुझे। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और ए बी एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है भाई साहब, ये सेंटर ओ है, ठीक है, और ये क्या है? ये हमें कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या क्या है? 13 सेंटीमीटर है और ए बी क्या है? जीवा है, और ए बी क्या है? जीवा है, जो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। अगर ये वृत्त के सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है और आपको क्या कहा गया कि इसकी त्रिज्या क्या है? 13 है। इसकी त्रिज्या क्या है? 13 है। तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं? है ना? तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं? आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। जीवा का मान निकाल सकते हैं? आप कहोगे निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। और यहां पर क्या आएगा? 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, क्योंकि ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इसको क्या करती है? 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो 5 और 5 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 इज द राइट आंसर। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। ये बात तो मैंने आपको अभी क्लियर ही कर दी कि जब कभी भी आप वृत्त के सेंटर से वृत्त के केंद्र से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हो तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो आपको पता था भाई साहब ये लंब डाला गया, ये 12 है तो ये 90 डिग्री कौन बनाएगा? ये 13। अगर ये 13 12 तो ये 5, अगर ये 5 तो ये भी 5, तो बात बन गई। अब देखो एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं, जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है और भी काफी एग्जाम्स में मैंने उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते हुए देखा है, ठीक है। उस क्वेश्चन से इनका खासा प्यार है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, ठीक है, यूपी, ये क्वेश्चन को मैंने काफी जगह पर देखा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देखिए, इसमें ये क्या कहना चाहता है? क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ सकते हैं? बताओ मुझे, ध्यान से देखो। जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन है क्या, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो कंसेप्ट मैंने राइट एंगल ट्रायंगल वाला बताया था वो इसके ऊपर लगेगा। अब इसको देखो, ए बी और सी डी केंद्र के विपरीत किनारे पर 2 समांतर जीवा हैं, ए बी और सी डी। जैसे जैसे कह रहा मैं वैसा वैसा लिखूंगा। इसने कहा कि ए बी है, मैंने ए बी लिखा। इसने कहा सी डी है, मैंने सी डी लिखा। केंद्र के अपोजिट केंद्र पर, उस पर कह रहा है। जैसे मान लो केंद्र क्या है? ओ है, तो इसने कहा एक तरफ ए बी है तो दूसरी तरफ क्या है? सी डी है, पर दोनों समांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं। अब अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों कहीं मिलेंगी तो है नहीं, ये बात क्लियर है। अब इन्होंने ए बी का मान दे रखा है 10,
मान लेते हैं कि मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ए बी का मान अगर 10 है तो ये आधा कितना होगा, 5 होगा। फिर मैंने यहीं से एक परपेंडिकुलर डाला 90 का, और यहां पर सी डी का मान क्या हो जाएगा, 24 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना m है तो ये कितना n है, ये बात क्लियर। इस पूरे का मान अगर 24 है तो आधे का मान क्या होगा, 12 होगा। फिर हमें कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, 13 है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, 13 है। यहां पर भी हमें कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, 13 है, ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो बराबर ही है। अब हमें बताना था कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। मैंने कहा भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको चाहे कैलकुलेट करके कर लो, चाहे आप इसको शॉर्ट मेथड से कर लो, हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको कैलकुलेशन से बता रहा हूं कि कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन कैसे होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन है क्या। मैंने यहां पर देखा ये कि एक सर्कल है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी का मान क्या था, 10 था तो 5 सेंटीमीटर ये, अगर मैं लंब डालूंगा तो 5 ये। सी डी का मान क्या था, 24 था तो 12 ये, तो 12 ये बात बिल्कुल क्लियर। यहां पर मुझे क्या दे रखा था, 13, ठीक है, ये 13 है, ये 12 है, तो ये मुझे ये दूरी बतानी है, एम एन का मान बताना है। मुझे क्या मानना है, बताना है, एम एन का मान बताना है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर 12 ये, अगर 13 ये, तो अगर 12 ये, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा। आप निकाल भी सकते हैं इसको, ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट भी बताऊंगा। अभी आप पहले मुझे बताओ इसका मान 5 आएगा कि नहीं। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा 169 और 144 कितना आया, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 होगा। अब एक बात बताओ, मुझे ये ट्रिपलेट बन रहा है 12, 13 और 5 का। मुझे ये भी पता है कि 5, 13 और 12 ये कितनी होगी, 12, तभी तो ये ट्रिपलेट बन पाएगा। भाई ट्रिपलेट बनाना है तो ये कितना होगा, 5, 13 और 12, तभी तो बात बनेगी। तो आप इसको देखो, 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। इसका आंसर क्या है, 17। आप इसको निकाल भी सकते थे, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करते 144 आता, 144 का स्क्वायर रूट 12, ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते। 12 और 5 का मान कितना हुआ, 17 हुआ। जब मैंने ये बात लिखी यहां पर, तब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ठीक है, तब आपके दिमाग की बत्ती ये जलनी चाहिए कि सर जो ये 5 है ये यहां पर आ गया, ये 12 है ये यहां पर आ गया। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई साहब अगर आपको देखो, ये तो पता था ये तो 13 और 13 बराबर होंगी। आपको एक साइड का मान यहां पर 5 दे रखा है और दूसरी तरफ इसको एक मान आपको 12 दे रखा है। आपको पता है कि भाई साहब तीसरी साइड का मान यहां पर 12 ही होगा। क्यों, क्योंकि तभी तो ये एक ट्रिपलेट बन पाएगा। आपको पता है कि इसका मान 5 ही होगा, उसको होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब तभी तो एक ट्रिपलेट बन पाएगा। तो 12 और 5 आप सीधा भी लिख सकते थे, इसका आधा ऊपर लिख देते, इसका आधा नीचे लिख देते, तब भी बात बन जाती। क्यों, क्योंकि एक ट्रिपलेट बना रहा है। एक बार फिर से इसी कंसेप्ट को समझा रहा हूं। ए बी और सी डी हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। मुझे पता है कि ए बी का मान क्या है, 10 है, और सी डी का मान क्या है, सी डी का मान है 24। मुझे पता था अगर मैं यहां से एक लंब डालता हूं तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों 5 और 5 में बांटेगी। अगर मैं यहां से एक लंब डालता हूं तो इसको 2 बराबर हिस्से 12 और 12 में बांटेगी। मुझे पता था इसका मान तो 13 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी 13, ये भी 13, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस है। मुझे पता था ये 12 है, ये 13, तो ये कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 13, ये 5 है तो ये कितना होगा, 12 होगा। हमसे दूरी पूछी गई इन दोनों कोड्स के बीच में, 12 और 5 कितना होगा, 17 होगा। 17 इज द राइट आंसर। समझे, अभी हमने इसमें बहुत कुछ सीखना है, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, ठीक है। ये देखिए 18 नंबर नहीं 70, अच्छा आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अभी तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये तब की बात है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब भी आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास है 19 नंबर, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको सब दिखने चाहिए साफ। ये रहा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और इसी के साथ एक होमवर्क का क्वेश्चन चलो आपको और भी दे देता हूँ, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो सकता है वो आगे पीछे हो, कोई बात नहीं, पर आप देख लेना। ये क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करके आना, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करके आना, घर से ट्राई करके आना। दोनों क्वेश्चंस को आप घर से ट्राई करके आना। अलग अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई साहब अब नहीं पूछता, ये तो 2002 में पूछा हुआ है, नहीं। ये क्वेश्चन आज भी उतने ही पॉपुलर हैं, चाहे आज उनको 18 साल हो गए हैं या 18 साल पुराने हो गए क्वेश्चन, पर ये आज भी क्या है, उतने ही पॉपुलर हैं, उतनी ही इच्छा शक्ति से पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देख रहा है ना, ये जहाँ तक, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा ना,
चलो, ये अगर नहीं भी दिख रहा हो तो कोई खास बात नहीं, 19 नंबर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप इसको करके आना, ठीक है। चलो इसको मैं हटा भी देता हूँ, 19 नंबर ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके आना, आप इसको कर सकते हैं, आंसर करना है इसका, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना। तो आपको ये सेशन आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। सभी साथी मिलकर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अगर अभी तक आपने एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस मामले में कोई डील नहीं बरती जाएगी। चलिए, जो ऑफलाइन भी देखेंगे वो भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आप भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। सर्कल आपको समझ आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। फिर हम 2D पर चलेंगे, फिर 3D पर चलेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा एडवांस में, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज की सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे मैं कल। और कल सुपर 30 सेशन में आग लगा देनी है, सभी को जरूर जरूर आना है। सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास भी लें और सुपर 30 सेशन भी ज्वाइन करें, और एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। आज के सेशन में यहीं तक, मोटिवेशन सुबह कहानी के साथ, ठीक है, डन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।